हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं किंगडम मोनेरा के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ, ताकि जब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करें तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होते जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 1969 में R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने दिया था। अब इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा को समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। देखो बेटा, आपने एक बात पढ़ रखी होगी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई लिविंग है तो उसमें मिनिमम 1 सेल होना जरूरी है। एक से ज्यादा सेल भी हो सकती है। अगर एक सेल प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, और अगर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है तो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब अगर सेल है तो सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग हो तो उस सेल को तो बोल देते हैं यूकैरियोट्स। और अगर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ कवरिंग ना हो तो उस सेल को हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें मेनली बैक्टीरिया आते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। और ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें ऑर्गेनेल के नाम पे ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जैसे कि यूकैरियोट में हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें एक अलग ऑर्गेनेल और होता है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल के नाम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम के बारे में आपको पता होगा कि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, और यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में। और जो प्रोकैरियोट्स के मेंबर्स होते हैं उसमें मेनली बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन मेनली इसमें बैक्टीरिया आते हैं। अब हम एनसीईआरटी की एक लाइन को रीड करते हुए हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है उसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखो बेटा, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर कंपैरिजन करें तो ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो हैं वो लगभग सभी जगह देखने को मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। जब आप थोड़ी सी सॉइल को अपनी मुट्ठी में उठाओगे तो उस सॉइल में भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। बोला गया है कि ये जो बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब जहां पर नॉर्मली अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको कंपैरिजन में काफी कम देखने को मिलेंगे, उन एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, या फिर बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो, ऐसी कंडीशन में भी बैक्टीरिया जो है वो इजीली रह पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्सट्रीम हैबिटाट का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, जैसे कि डेजर्ट, जैसे कि स्नो, जैसे कि डीप ओशियंस, जहां पर अदर लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, वहां पर भी ये बैक्टीरिया जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ओन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं
इनमें से कई जो हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में या तो उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, मतलब एज एक्टोपैरासाइट फॉर्म में रहते हैं, या फिर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं एज एंडोपैरासाइट फॉर्म में रहते हैं। अब एनसीईआरटी जो है वो डायरेक्टली नहीं लिख रखा, लेकिन बोल दिया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। तो हमें पता होना चाहिए कि जब किसी लिविंग की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं तो उसको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे और अंदर रह रहे तो एंडोपैरासाइट बोलेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्पेरिकल कोकस, प्लूरल लिखा गया है कोकस का कोकी। द रोड शेप्ड बेसिलस, प्लूरल लिखा गया है बेसिलाई। द कोमा शेप्ड विब्रियम, प्लूरल होता है विब्रियो। द स्पाइरल स्पाइरिलम, प्लूरल है स्पाइरला। यहाँ पर इस डायग्राम में चीज दिखाई भी गई है बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप। तो ये है कोकी जो स्पेरिकल शेप्ड होता है, ये है बेसिलाई जो रोड शेप्ड होता है, ये है स्पाइरला जो स्पाइरल शेप्ड होता है, और ये है विब्रियो जो कोमा शेप्ड होता है। तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है और बेसिस है उनकी शेप। अगर स्पेरिकल शेप का है तो उसको बोलते हैं कोकस, अगर रोड शेप्ड का है तो बोलते हैं बेसिलस, अगर कोमा शेप्ड का है तो बोलते हैं विब्रियम, और स्पाइरल शेप्ड का है तो बोलते हैं स्पाइरिलम। ध्यान में रखना है। और हर नेम के आगे जो है ब्रैकेट में उसका प्लूरल वर्ड भी दे रखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको स्पाइरिला वर्ड दे दिया, पूछ लिया जाएगा कि ये वर्ड जो है वो ए बैक्टीरियम के लिए या फिर बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाएगा। एक बैक्टीरिया के लिए वर्ड होता है बैक्टीरियम, और प्लूरल मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए वर्ड होता है बैक्टीरिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है ना बहुत ही सिंपल होती है भाई, यूनिसेलुलर होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑर्गेनेल के नाम पे कुछ होता नहीं है। जेनेटिक मटेरियल जो है उसके भी चारों तरफ कवरिंग नहीं होती है, वो भी साइटोप्लाज्म में ही रहता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। राइबोसोम 70s टाइप का देखने को मिलता है। ऑर्गेनेल के नाम पे कुछ है ही नहीं। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इतना सिंपल होता नहीं है बैक्टीरिया जितना सिंपल आप मान रहे हो। एक ही सेल के स्ट्रक्चर है, लेकिन बिहेवियर के लेवल पे आप काफी ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर आप किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को कंपैरिजन करो तो बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक हमें पता है जो अपना खाना खुद बनाते हो, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करते हो, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। तो जो बैक्टीरिया हैं वो सन की लाइट को यूज करके भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और साथ ही साथ में किसी केमिकल एनर्जी को यूज करके भी खाना बना सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया कीमोऑटोट्रोप्स भी होते हैं और फोटोऑटोट्रोप्स भी होते हैं। अगर हम हेटेरोट्रोपिक के लेवल पे देखें तो बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्मेट में भी रह सकते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। जो बैक्टीरिया हैं उनमें से कुछ ऑटोट्रोपिक होते हैं, दैट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। मतलब ये बैक्टीरिया जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। ये जो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसीजर के लिए उनको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी अगर सनलाइट से आ रही है तो वो बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, और अगर ये एनर्जी जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है उन बैक्टीरिया को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, दैट इज they depend on other organism or on dead organic matter for food। ये जो हेटेरोट्रोप्स बैक्टीरिया होते हैं ये या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, मतलब एज पैरासिटिक लाइफ जीते हैं, या फिर डेड डिकेइंग मैटर से भी अपना फूड लेते हैं, जैसे कि फंगी लेते हैं। मतलब सेप्रोफिटिक के फॉर्म में भी बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो बेटा, जो किंगडम मोनेरा है उसको मेनली आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो।
एक किंगडम मोनेरा में ग्रुप आता है आर्की बैक्टीरिया और एक किंगडम मोनेरा में ग्रुप आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। तो इस यू बैक्टीरिया में हम स्टडी करते हैं एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी की, इसके अलावा एक नॉर्मल बैक्टीरिया की, और इसके अलावा एक ग्रुप आता है माइकोप्लाज्मा। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, मतलब आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम हैबिटाट में रह सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी ना कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रह सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas। उन बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, और मार्शी एरियाज में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये काफी ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये बैक्टीरिया मोस्ट हार्श हैबिटाट में रहते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में अगर बैक्टीरिया रहें तो उन बैक्टीरिया को बोल देते हैं हेलोफाइल्स, अगर हॉट स्प्रिंग में रहें तो उन बैक्टीरिया को बोल देते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, और मार्शी एरियाज में रहें तो उसको बोल देते हैं मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर and this feature is responsible for their survival in extreme condition। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, और ये फीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीम कंडीशंस में आर्की बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। मिथेनोजेंस जो हैं वो मार्शी एरियाज में तो रहते ही हैं, इसके अलावा जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनकी गट में भी रहते हैं, जैसे कि गाय और भैंस। तो वहां पे क्या करते हैं ये, एक्चुअली जो गाय और भैंस होती हैं वो अपना फूड लेती हैं प्लांट से। मेनली इनका फूड होता है ग्रास, और ग्रास में हमें पता है ग्रास जो है वो प्लांट है, तो इनमें सेल वॉल होगी, सेल वॉल में प्रेजेंट होगा सेल्यूलोज। ये जो एनिमल्स होते हैं काऊ और बफेलोज, इनका जो स्टमक वाला पार्ट होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, और उसी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं र्यूमन। इस र्यूमन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज के डाइजेस्टिंग में हेल्प करते हैं, और बदले में यहाँ पर इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो जब रूमिनेटिंग एनिमल्स की बॉडी से डंग बाहर निकलेगा तो उस डंग में ये मिथेनोजेंस भी प्रेजेंट रहेंगे, और फिर उस डंग का यूज करके जब बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है और जिसमें मेनली कंपोनेंट निकलता है मीथेन, उस प्रोसीजर में हेल्प करते हैं ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है यू बैक्टीरिया। अगर हम यू बैक्टीरिया वर्ड को डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक ईयू और एक है बैक्टीरिया। बेटा बायो में ईयू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, मतलब यू बैक्टीरिया जो ग्रुप है इसमें हम ट्रू बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ये जो हमारी अर्थ है इस पर थाउजेंड्स टाइप के यू बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, मतलब ट्रू बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका कैरेक्टर ये है कि इनमें रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, और दूसरा अगर ये मोटाइल है तो एक फ्लैजिलम इनमें देखने को मिलेगा। अभी इसी यू बैक्टीरिया ग्रुप का एक मेंबर होता है साइनोबैक्टीरिया। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, इनको हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था तो उन्होंने इन्हीं साइनोबैक्टीरिया को उठा करके किंगडम प्लांटी में रख दिया था, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन प्लांट्स के जैसे ही क्लोरोफिल ए पिगमेंट देखने को मिलता है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और फिर उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स के नाम से हम जानते हैं। समझ में आ गया?
अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए उनकी जो सेल होती है उसमें एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनेल का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। साइनोबैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर के साइड इन्वेजिनेटेड होती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। फोटोसिंथेसिस करने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, साथ ही साथ में सनलाइट चाहिए और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट्स चाहिए। तो हमारे में सनलाइट को ट्रैप करने वाले पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट है। हम एनिमल हैं, एनिमल की सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ये आपने बेसिक पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसकी वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल होते नहीं है सेल में, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ने ही इन्वेजिनेटेड होकर के स्ट्रक्चर बना ली जिसको बोल दिया जाता है क्रोमेटोफोर। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर स्लेश मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। बोला गया है कि साइनोबैक्टीरिया सभी जगह देखने को मिलते हैं। सभी जगह मतलब हर तो फॉर्म में रह सकते हैं, यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं, कोलोनियल फॉर्मेट में भी रह सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्मेट में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैरीन वाटर जो है वहां भी मिल जाते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी के फॉर्मेट में भी रह सकते हैं। देखो बेटा, कोलोनियल का मतलब ये नहीं है ये मल्टी सेलुलर हो गया है। फिलामेंटस का मतलब ये नहीं है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये जो डायग्राम है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एग्जांपल होता है, नोस्टॉक उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो आप ये नहीं बोल सकते मल्टी सेलुलर हो गया है। ये जो सेल है ये भी एक नोस्टॉक है, ये भी एक नोस्टॉक है, ये भी एक नोस्टॉक, मतलब ये हर इंडिपेंडेंट है लेकिन किसी रीजन की वजह से पास पास आए हैं। क्या रीजन है? तो इस स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो आपको कुछ सेल अलग दिख रही हैं, जैसे ये सेल आपको अलग दिखी है, ये सेल आपको अलग दिख रही है। ये जो सेल है ये भी नॉस्टॉक है लेकिन इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी क्यों दे दी? बेटा, हमारा जो एटमोस्फियर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली नाइट्रोजन की जब ये दो एटम आपस में मिलते हैं तो उनमें इस तरीके से बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने की पावर जो है वो प्लांट में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलती है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना और किसी अदर मॉडिफाइड वर्जन में चेंज करने की जो पावर होती है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। और प्रोकैरियोट्स हमें पता है सिर्फ किंगडम मोनेरा में ही प्रेजेंट है। तो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो अदर मॉडिफाइड वर्जन है फिर उसको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया में नॉस्ट्रोकैनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक एंजाइम काम करता है और उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की एक खासियत है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो नॉस्टॉक है उनमें से इस नॉस्टॉक ने और इस नॉस्टॉक ने क्या कर लिया? अपनी रिजिड वॉल बना ली ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन ना तो नॉर्मली आ पाए और ना ही इन्होंने बोल दिया कि हम फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। ये नॉस्टॉक फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इन दो नॉस्टॉक ने बोल दिया हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो है वो हम बाहर दे देंगे। बदले में ये जो साइड में जो नॉस्टॉक हैं ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ये इनको न्यूट्रिशन देते रहेंगे। तो दोनों का काम हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मिलजुल कर काम चल पा रहा है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि एवरी सेल जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। अगर आपको पता हो तो प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। अमीनो एसिड मतलब NH2, मतलब क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल जो है उसको अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? सेंटर में पेंटोज शुगर रहती है, उसके कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, या फिर अगर आरएनए है तो यूरेसिल, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इस तरीके से डीएनए और आरएनए का एक पार्ट बनता है।
फिर ये यूनिट बार बार रिपीट होती है, तब जाकर के एक स्ट्रैंड बन पाता है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वहां पर भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। और हमें पता है प्लांट जो है वो लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, तो ग्रोथ करेंगे जब क्या होगा, सेल डिवाइड होगी और एक सेल दो सेल बना लेगी, तो हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा, तो हर जगह प्लांट को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। इसलिए प्लांट क्या करते हैं, अपने आसपास वाले एरिया में जो बैक्टीरिया है उनको खाना देते रहते हैं, बदले में उनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं। ऐसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये है, दो ऑर्गेनिज्म जो भी इन्वॉल्व हैं किसी रिलेशनशिप में, उसमें दोनों को प्रॉफिट हो, जो ये काम कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो, ये काम कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो। जैसे आपको एक लाइकेन पता होगा, लाइकेन में क्या होता है, जो फंगी होता है वो तो चीजों को एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देता है, और जो एल्गी होता है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है। तो एल्गी तो खाना दे देगा, फंगी इसको चीजें एब्जॉर्ब करके दे देगा। इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और ऐसा ही प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है वो क्या करती है, अपनी रूट्स में नोड्यूल्स बना लेती है, उन नोड्यूल्स में वो बैक्टीरिया को रखेगी, राइजोबियम बैक्टीरिया को, बदले में वो बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन देगा और उस बैक्टीरिया को बदले में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा प्लांट से। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने जो हमारी अर्लियर क्लासेज हैं उसमें पढ़ रखे हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप और अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी करोगे। द कॉलोनीज आर जनरल, अच्छा मैं ये समझा रही थी कि ये जो सेल है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे मत बोल दो कि ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी सेल्स पास पास में आए तो उनमें धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन डेवलप, ठीक है ना। यहाँ पर तो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रखी है, जब नहीं जरूरत होगी तो ये सेपरेटली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ। ये जो कॉलोनी होती है साइनोबैक्टीरिया की, ये अपने चारों तरफ जिलेटिनस सीथ बना करके रखते हैं। ये जिलेटिनस सीथ जो है वो स्लाइमी नेचर की होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। साइनोबैक्टीरिया जो है वो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में अपने नंबर्स को बहुत जल्दी बढ़ाती हैं, और इसकी वजह से एल्गल ब्लूम जो है वो देखने को मिलता है किसमें, वाटर बॉडीज में। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. एग्जाम्पल दे रखा है नोस्टॉक एंड एनाबिना। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं, और ऐसा फिक्सेशन का प्रोसीजर नॉर्मली कहीं भी किसी सेल में नहीं होता है, वो किसी स्पेशलाइज सेल में जो है उसको फिक्स करते हैं, और उन सेल को फिर बोल देते हैं हेटेरोसिस्ट। रीजन मैंने बता दिया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करेगा, और उस एंजाइम को नफरत है ऑक्सीजन से। तो अगर ये नॉर्मल सेल प्रेजेंट रहेगी तो यहाँ पे बेटा फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। तो इन सेल में ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इन नॉस्टॉक ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया कि सिर्फ नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, ठीक है। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite, and ammonia and use the released energy for their production. देखो बेटा यहाँ पे एक टर्म दे रखी है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इस टर्म को समझने के लिए आप पहले थोड़ा सा बेसिक समझो, ताकि ये टर्म आपके इजीली रिलेट हो पाए। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें दो टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है जैसे हम किचन में खाना बना रहे तो हम बोलो कि हम भी खाना खुद बना रहे हैं। खाना खुद बनाने का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की पावर, ये पावर मेनली होती है प्लांट में। लेकिन इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं किंगडम मोनेरा के मेंबर, उनमें भी ये पावर देखने को मिलती है, जो अभी मैंने बताया, क्योंकि इनमें भी सनलाइट को ट्रैप करने की पावर होती है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी सनलाइट से आ रही है, अगर एनर्जी सनलाइट से आ रही है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया या फिर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और अगर एनर्जी जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है तो उन ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज कर देंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। समझ में आई क्या बात बोली मैंने?
ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करना। जब ये कन्वर्जन किया तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी सनलाइट से आ रही है तो इसको तो बोल देंगे फोटोसिंथेटिक प्रोसीजर, और अगर एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है उसको बोल देंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। समझ में आ गया। हेटेरोट्रोपिक का मतलब ये होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जिनमें सैप्रोफिटिक मोड देखने को मिलता है, पैरासिटिक मोड देखने को मिलता है, या फिर सिम्बायोटिक मोड देखने को मिलता है। समझ में आ गया क्या बताया मैंने। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं अपने लिए फूड बनाने के लिए। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया हो गए, जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गए, जैसे फोस्फोरस बैक्टीरिया हो गए। और जब ऐसा प्रोसीजर होता है तो दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग करने में एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें मोस्ट अबंडेंट हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स, और इनमें से भी जो मेजोरिटी में जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। मतलब न्यूट्रिशन में ज्यादा न्यूट्रिशन कैसे होगा बैक्टीरिया में, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में ज्यादा कैसा होगा, डीकम्पोजर्स के फॉर्मेट में। डीकम्पोजर्स का मतलब ये है जो डेड डिकेइंग, जो मर गया, उसका ब्रेकडाउन जब करने में जो हेल्प कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो इस प्रोसीजर में न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं, और जब न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं तो उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। Many of them have a significant impact on human affairs. ज्यादातर बैक्टीरिया जो है उनका ह्यूमन की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में। हमें पता है कि जब हमें मिल्क से कर्ड बनाना हो तो हम उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं, और कर्ड में प्रेजेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क की जो प्रोटीन होती है, कैजीन प्रोटीन, उसको पार्शली कोएगुलेट करते हैं, और इसकी वजह से वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कर्ड जो है वो ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है कंपैरिजन टू मिल्क, क्योंकि इसमें विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमने ऑब्टेन की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फंगी पेनिसिलियम से ऑब्टेन की थी, लेकिन अभी जो है वो बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक जो है वो डेवलप की जाने लगी है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, जो बैक्टीरिया हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोबियम, ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सेट्रा। तो ये बेनिफिट बता दिए कि बैक्टीरिया के क्या क्या बेनिफिट है ह्यूमन की लाइफ में। सम आर पैथोजन, अब बेनिफिट ही नहीं देते हैं, कुछ नुकसान भी करते हैं। सम आर पैथोजन, पैथोजन होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज भी कोज करते हैं, इसलिए उनको पैथोजन बोलते हैं। और किस किस में कर सकते हैं डिजीज, ह्यूमन बींग्स में भी कर सकते हैं, क्रॉप में भी कर सकते हैं, फार्म एनिमल्स में भी कर सकते हैं, पेट्स में भी। बेटा क्रॉप क्या होती है, क्रॉप का मतलब ये होता है जब एक ही टाइप के प्लांट हम एक बड़े से एरिया में उगाएं तो उसको बोलते हैं क्रॉप। जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ राइस, क्रॉप ऑफ बाजरा, ठीक है ना। तो मतलब एक ही जैसे प्लांट हमने खुद से लेवल पे उगाए हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्रॉप। कौन कौन से डिजीज हो सकती है, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। ये जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के थ्रू कोज होती है। बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज हो सकती है जिसमें से ये डिजीज जो है वो वेल नोन है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो हैं वो मेनली फिजन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया से जो नेक्स्ट जनरेशन कैसे देखने को मिलेगी, तो इस बैक्टीरिया ने अपने आप को डिवाइड किया और दो बैक्टीरिया बना लिए। ये जनरली होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो बैक्टीरिया हो, उनके बीच में फ्यूजन हो, ये काफी रेयर देखने को मिलता है। और जो देखने को मिलता है वो भी प्रिमिटिव टाइप का है। ऐसा नहीं है इससे गैमेट बना, फिर इससे गैमेट बना, फिर दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्स्ट सेल जाइगोट बनी, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होगा, इस बैक्टीरिया से निकल करके जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हम मान सकते हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उस टाइम बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपना जो भी मटेरियल है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, बाहर की कंडीशन उसको लग रही है कि अब मेरे को फेवर नहीं कर रही, मैं मर सकता हूँ, तो उस टाइम बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने इंपोर्टेंट मटेरियल को लेकर के एक जगह इकट्ठा करेगा उसी स्ट्रक्चर के अंदर और अपने चारों तरफ एक टफ कवरिंग बना लेगा। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा स्पोर। और इस कंडीशन में बैक्टीरिया कई सालों तक रह सकता है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो अपनी इस टफ कवरिंग में, ये जो टफ कवरिंग बनाई इसको ब्रेक करेगा, बैक्टीरिया बाहर रिलीज होगा और फिर बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप देखने को तो मिलता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो प्रिमिटिव टाइप का है, सिर्फ एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल निकला और दूसरे में चला गया। वैसे तो हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बेसिक अवेयरनेस लेते हैं चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा, बैक्टीरिया में एक स्पेशल कैरेक्टर और होता है। जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है उसमें एक तो खुद का जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, जो सभी बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक अलग से जेनेटिक मटेरियल और होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, सब में नहीं होता है। जिन जिन बैक्टीरिया में होगा उनको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर देगा। तो क्या होता है, जिन बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उन बैक्टीरिया में पावर होती है कि वो एक ट्यूब बना सकते हैं और इस ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया से वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस ट्यूब के थ्रू इस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल निकल करके इस बैक्टीरिया में चला जाए। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप इसको बोल सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है एक टाइप। ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब एक तो टाइप ये हो गया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने का किसी बैक्टीरिया में। अगर मान लो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके आसपास के मीडियम में किसी दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और किसी भी तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाए इस बैक्टीरिया में, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्रोसीजर और होता है, एक बैक्टीरिया है उसको किसी वायरस ने इफेक्ट किया, ठीक है। अब वायरस ने इन्फेक्ट किया तो हमें पता है वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया में डालेगा, फिर बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके उसको अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, खूब कॉपी बनाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, पहले इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल से अटैच होगा, तब जाकर के कॉपीज जो है वो बनना स्टार्ट होंगी। तो इस प्रोसीजर में बैक्टीरिया का कुछ जेनेटिक मटेरियल वायरस के जेनेटिक मटेरियल से अटैच हो सकता है। फिर यहाँ पे वायरस ने अपनी कॉपीज बना ली, तो उस वायरस में कुछ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का रह गया, इस बैक्टीरिया का जिसमें उसने ग्रो किया। अब ये बैक्टीरिया को मार देगा, बैक्टीरिया से बाहर वायरस निकले, फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो यहां से इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ये कुछ तरीके होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता ट्रू वाला, ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। अब जो यू बैक्टीरिया है उसका एक ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। मैंने पहले भी बताया है कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, सिर्फ ओनली माइकोप्लाज्मा ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो इस अर्थ पे जो लिविंग है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो रह ही सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो तो भी ये जिंदा रह सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनकी वजह से भी डिजीज हो सकती है, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, मतलब ये भी पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक किसको बोलेंगे, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज पैथोजन। तो ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के किंगडम मोनेरा वाले पार्ट को कवर कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत बेनिफिट देगा आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक स्ट्रक्चर को समझाने में। ओके, अच्छा यहाँ पे डायग्राम को मैंने छोड़ दिया, लेबलिंग देख लो।
ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये डीएनए है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है उसको शो कर रखा है। नीचे दे रखा है ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम। प्लूरल वर्ड होता है बैक्टीरिया और सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम। देखो बेटा यहाँ पे सेल वॉल है, मतलब ये डायग्राम माइकोप्लाज्मा का तो नहीं है। ओके, थैंक यू।